2017 तक शाहरुख खान इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था और 2018 में ये पहली इंडियन एडटेक यूनिकॉर्न बन चुकी थी, यानी कि वो कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बायजूस एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के साथ साथ सवाब भी कमा रही थी, क्योंकि वो 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी की मदद से तालीम दे रही थी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और मेसी हो, जो क्रिकेट टीम से फीफा वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर करे और जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $22 बिलियन हो। उसके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनी लगभग बंद होने वाली हो और जिसके एम्प्लॉयज उससे बहुत नाराज़ हों और मार्केट में उसकी जो इमेज है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी हो। 2023 में बायजूस के फाउंडर ने अपने कुछ घरों को गिरवी रखा है कि ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो नहीं दे पा रही, पर उनका पीएफ भी जमा नहीं कर पा रही। हत्ता के सुनने में आया है कि कंपनी अपने यूटिलिटी बिल्स और रेंट भी अदा नहीं कर पा रही। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी जो कि इतनी तेजी से तरक्की कर रही थी वो अचानक ऐसे कैसे आगे गिर गई। 15 साल पहले बायजू रविंदर ने अपनी एक कंपनी थिंक एंड लर्न की बुनियाद रखी। यहाँ पे अगर हम बायजू रविंदर की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा होशियार और ज़हीन था। उसके माँ और बाप दोनों ही टीचर रह चुके थे। 2003 में बायजू रविंदर को कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया ताकि वो उनको कैट एग्जाम की तैयारी करवाएं। सुनने में आता है कि 12 से 15 दोस्तों को उसने कैट की तैयारी करवाई, जिसमें से तकरीबन 4 या 5 लोग पास ही हो गए। इस दौरान बायजू एक शिपिंग कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करते थे। 2005 में बायजू के दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, जानने वालों ने, पड़ोसियों ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बच्चों को इसके पास छोड़ा ताकि वो उनको एग्जाम्स की तैयारी करवाएं। आप यकीन करें 7वीं 8वीं क्लास के बाद तकरीबन इसके पास 1000 स्टूडेंट एनरोल हो चुके थे। 2006 में ऑफिशियली बायजू ने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। दोस्तों, देखते ही देखते बात क्लासरूम से निकल के ऑडिटोरियम तक आ चुकी थी। बायजू की स्ट्रेटजी ये थी कि वो पहली क्लास वो फ्री करते थे। अगर स्टूडेंट्स को पहली क्लास समझ आती है, उनके समझाने का तरीका समझ आता है या पढ़ाने का तरीका, तो वो पहली क्लास फ्री होगी। अगर उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो 750 पर क्लास के हिसाब से चार्ज करते थे। बायजूस के पढ़ाने का तरीका इतना आसान और समझने वाला होता था कि अगर 10 लोग फ्री क्लास अटेंड करने आए हैं तो उसमें से 9 लोग एनरोल हो जाते थे पेड क्लासेस के लिए। 2009 तक उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उन्होंने इंडिया के 9 शहरों में अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। 2011 में बायजूस की कंपनी थिंक एंड लर्न एक पूरी तरह से कॉरपोरेशन बन चुकी थी। कंपनी की ग्रोथ जबरदस्त हद तक बढ़ चुकी थी। बायजू अब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल कोर्सेज भी ऑफर करने लगे थे। बायजू के समझाने का तरीका इतना ही मुनफरद और अलग होता था कि वो बुक चैप्टर्स को छोटे छोटे वीडियो सेगमेंट्स में तकसीम करके स्टूडेंट्स को समझाते थे ताकि उनको आसानी से समझ आए। आप यकीन करें, देखते ही देखते बायजू की बैच साइजेस 25,000 स्टूडेंट से बढ़ चुकी थी। 2012 में राजन पाय ने इस कंपनी में 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 2015 में इंडिया की एक कंपनी स्कोआ ने $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और मार्क जुकरबर्ग ने $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। अब बायजूस की नजरें आसमान पर थी और हर तरफ पैसा ही पैसा था। 19 में आता है कोविड-19, हर तरफ लॉकडाउन थे, तो कंपनीज और इन्वेस्टर्स ने फोकस किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएं। एक सर्वे के मुताबिक वेबसाइट्स को देखने की ग्रोथ जो है वो 150% तक बढ़ चुकी थी कोविड-19 में। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्वेस्टर्स ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। 2020 और 2022 के दरमियान सिर्फ इंडिया में $6.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। उसमें से सिर्फ आधी $3 बिलियन सिर्फ और सिर्फ बायजूस को मिली। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। देखते ही देखते कंपनी बायजूस की वैल्यूएशन जो है $22 बिलियन से ऊपर हो गई। कंपनी रातों रात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब बायजूस साहब जो है वो $100 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी का सोच रहे थे। बायजूस साहब बस अपने उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए, वो कहते हैं ना कि टू बिग टू सून, उन्होंने दर्जनों कंपनी को खरीदना शुरू किया। उन्होंने दर्जनों कंपनियां खरीद ली तो अब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। भाई, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अब उनको उतनी ही तेजी से दिन रात मेहनत करनी थी और ग्रोथ करनी थी। दौरान कंपनी के एम्प्लॉयज जो है वो अपने टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। मेरा प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं नहीं, सोम सर इतने खाली नहीं किया बेटा। और हम इतने खाली नहीं कि हम सोम सर से बात करने हैं। सोम सर वीपी है बायजूस के, मेरे नहीं। उन्होंने कहा हमें जबरदस्ती इम्पॉसिबल टारगेट्स दिए जाते हैं जो कि पूरे नहीं हो पाते और फिर भी हमें ज़बरदस्ती पूरे करने के लिए हर हद तक जाना पड़ता है। बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगी थी और बहुत सारी पब्लिकेशंस ने इन बातों को छाप दिया। अब होता ये था कि सेल्स टीम जो है वो बच्चों के पेरेंट्स तक जाती थी और उनको कहते थे कि भाई अगर आपने ये डिजिटल कोर्स नहीं ख़रीदा
अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया तो आपके बच्चे बहुत ही पीछे रह जाएंगे, और जिन्होंने डिजिटलाइज हुए, जो आगे बढ़े, जिन्होंने कोर्सेज खरीदे, वो बहुत ही आगे निकल जाएंगे और आपके बच्चे तो फिर किसी काम के नहीं होंगे। एक तो गरीब आवाम पेट काट के बच्चों को पढ़ाएं और ऊपर से ये वाली बातें, तो वो भी सोचेंगे कि भाई इस दौर में भी हमारे बच्चे पीछे रह जाएं, तो वो हर हद तक जाने के लिए तैयार थे। तो अब कंपनी ज़बरदस्ती लोन फॉर्म साइन करवाती थी, जिसमें होता ये था कि जो फर्स्ट जो एनरोलमेंट है वो लोन लेके वो करवाते थे। अब पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता था कि हर महीने की फीस भी देनी है और जो लोन लिया है उसकी किस्त भी देनी है। पेरेंट्स बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके थे। ज़ाहिर है अक्सरियत गरीब लोगों की है, हर कोई तो अमीर नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पेरेंट्स ने फीस देना बंद कर दी। अब जब फीस ही नहीं आ रही तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। तो सुनने में आया कि अप्रैल 2023 में जो कंपनीज इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती थी और जो फंडिंग देती थी, वो फंडिंग आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। तो बात यहाँ पे समझने की वो ये है कि देखिए, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था और स्कूल्स दोबारा खुल चुके थे, और स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा तरजीह देते थे ऑफलाइन क्लासेस को बनिस्बत ऑनलाइन क्लासेस के, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। सर्वे के मुताबिक बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान फ़ोन भी यूज़ कर लेते हैं, घर में भी ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है उनका। तो वो अगर ऑफलाइन क्लासेस एक ही जगह बैठे होते तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर पे होता है, बाकी वो कोई भी चीज़ नहीं कर रहे होते। तो लोग जो है दोबारा वो ऑफलाइन चीज़ों की तरफ वापस जा रहे थे, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा वो ऑफलाइन क्लासेस और स्कूल्स में वापस आ गए। तो ऑनलाइन क्लासेस वाला चक्कर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। अब ये बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे वो भी समझ चुके थे कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल की थी, जब तक लॉकडाउन था। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो अब वो चीज़ें बिल्कुल अल्टीमेटली वापस जानी, नॉर्मलाइज होनी थी। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब कंपनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। 2023 में चीज़ें बद से बदतर होती गईं। अब बायजूस कंपनी 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही थी। और बात मैं आपको बताता चलूं, कंपनी को बर्बाद करने में एक कंपनी का डिसीजन भी था। वो डिसीजन ये था, उन्होंने 33 महीनों तक कोई भी फाइनेंशियल डेटा जाहिर नहीं किया। उससे हुआ ये कि 33 महीनों तक इनके मार्केट में कोई खबर ही नहीं थी कि इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंपनी लोन्स के ऊपर लोन लेती गई, जिनमें वो डिफ़ॉल्ट करती गई। कंपनी के ऊपर यूएस में केसेस बन गए, उनकी प्रॉपर्टी सील होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने घर सेल कर रहे हैं ताकि वो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाए। पता करें, जो कंपनी 22 बिलियन डॉलर्स पर थी, आज उसकी वैल्यूएशन जो है वो 3 बिलियन डॉलर से भी कम है। मार्केट रेपुटेशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब कोई भी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, कोई भी एक्वायर करना नहीं चाहता। अंदाज़ा करें, एक कंपनी जो 10 साल में इतना ज़्यादा तरक्की करती है और एकदम से आकर नीचे गिरती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बैड डिसीशंस की वजह से और लोगों का एहसास ना करने की वजह से। जब आप पैसे के पीछे लग जाते हो, जब आप पे एहसास ख़त्म हो जाता है कि आप हर तरीके से बस पैसा ही पैसा और अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए हर हद तक जाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की मजबूरी, लोगों की कमज़ोरी नहीं सोचते, तो उसके पास फिर कुदरत का भी एक निज़ाम है जो कि अपना हिसाब किताब रखता है, और वो फिर बीच में आ जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी बायजूस की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।